दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीप में। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का हमारा ये टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। जो हिंदी साहित्य के जितने भी अभ्यर्थी हैं टीजीटी पीजीटी और यूजीसी नेट की जो तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य से, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इसमें हिंदी साहित्य का जो इतिहास दर्शन है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि हिंदी साहित्य का क्या इतिहास रहा है, कैसे हिंदी साहित्य के इतिहास की जानकारी हमको मिली, क्या क्या हिंदी साहित्य की उस समय की राजनीति परिस्थितियाँ और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ रही है। तो आइए जानते हैं। सामान्य इतिहास शब्द से सांस्कृतिक एवं राजनीतिक इतिहास का बोध होता है। जो सामान्य इतिहास है उससे हमें संस्कृति का और राजनीतिक इतिहास का हमें क्या होता है, बोध होता है। किंतु साहित्य में इतिहास से भिन्न ना होकर, जो साहित्य है इतिहास से भिन्न ना होकर उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो साहित्य है इतिहास से भिन्न ना होकर उससे जुड़ा हुआ है। साहित्य के इतिहास का अर्थ है, जो साहित्य है उसके इतिहास का अर्थ है देश काल की सीमाओं में विकसित साहित्य का समग्र रूप से अध्ययन करना। क्या है? देश काल की जो सीमाएं हैं उसमें विकसित साहित्य का समग्र रूप से अध्ययन करना है। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें साहित्यिक रचनाओं के इतिहास को समझने के लिए, जो साहित्यिक रचना है उसके इतिहास को समझने के लिए साहित्य से संबंधित उनकी स्थितियाँ, उनकी परिस्थितियाँ, परंपराएं तथा उसको समझना अति आवश्यक है। पाश्चात्य साहित्य के क्षेत्र में अनेक विद्वानों ने साहित्य के विकास प्रक्रिया के संबंध में कुछ सामान्य सिद्धांतों की स्थापना की है। ठीक है, जो पाश्चात्य साहित्य है उसके विकास प्रक्रिया के संबंध में उन्होंने भी कुछ सामान्य सिद्धांतों की क्या की, स्थापना की। ठीक है, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं तेन महोदय यानी कि फ्रेंच इतिहासकार है। जो तेन महोदय वो कहाँ के हैं? फ्रेंच इतिहासकार हैं। उनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ठीक है, फिर है तेन महोदय ने साहित्य के विकास की व्याख्या के 3 आधारभूत सूत्र बताए। जो तेन महोदय हैं उन्होंने साहित्य के विकास की व्याख्या के 3 आधारभूत सूत्र बताए। कितने आधारभूत सूत्र बताए हैं? 3 आधारभूत सूत्र बताए। कौन कौन से बताए हैं? जाति, वातावरण, क्षण। तेन का मानना है कि ये तीनों सूत्र जाति परंपरा, जो 3 सूत्र हैं कौन कौन से? जाति, वातावरण, क्षण। और तेन का मानना है कि तीनों सूत्र जातीय परंपरा, राष्ट्रीय वातावरण तथा समय विशेष की परिस्थितियों का सूचक है। क्या है? जातीय परंपरा, राष्ट्रीय वातावरण तथा समय विशेष की परिस्थितियों का क्या है? सूचक है। अतः साहित्य के इतिहास को समझने के लिए, अगर हम साहित्य के इतिहास को जानना चाहते हैं, तेन महोदय का कहना है कि इसको समझना अति आवश्यक है। ठीक है, इसको समझना क्या है? अति आवश्यक है। तो ये रहा हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन की, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन में मतलब क्या क्या चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धति। हिंदी साहित्य को लिखा गया तो उसकी लेखन की क्या पद्धति रही है, कि मतलब किस प्रकार से हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा गया, उसके बारे में विस्तृत जानकारी हम प्राप्त करेंगे। सबसे पहला है वर्णानुक्रम पद्धति। सबसे पहला क्या है? वर्णानुक्रम पद्धति। इस पद्धति में लेखक या कवियों का परिचय, जो लेखक है और कवि है उनका परिचय उनके नाम के वर्णों के क्रम में दिया जाता है। ठीक है, मतलब इस पद्धति में लेखक या कवियों का जो परिचय है उनके नाम के वर्ण उसके क्रम में दिया जाता है। ठीक है, वर्णों के क्रम में, क ख ग घ यानी कि वर्णों के क्रम में दिया जाता है। ठीक है, जैसे नागेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, जैसे क्या है? नागेंद्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस पद्धति में कालक्रम अलग अलग होने के बाद भी कवि को एक साथ रखा जाता है। भले कालक्रम अलग अलग, किसी का आदिकाल है, किसी का भक्ति काल है, किसी का रीतिकाल है, लेकिन उसके वर्णों के क्रम में दिया जाता है, उनको एक साथ रखा जाता है। ठीक है, जैसे कबीर और केशव दोनों का नाम क अक्षर से शुरू होता है, परंतु कालक्रम भिन्न है। दोनों का क्या है? केशव और कबीर का कालक्रम क्या है? भिन्न है। एक का कालक्रम क्या है? भक्ति काल है, तो एक का रीति काल है। मतलब जो भक्ति काल के कवि जो कवि हैं वो है कबीर हैं, और रीति काल के जो कवि हैं वो कौन है? रीति काल के कवि केशव हैं। ठीक है, डॉक्टर शिवसी सेंगर एवं गारसा द तासी दोनों ने इस पद्धति का प्रयोग किया है। इस पद्धति से लिखे ग्रंथ अनुपयोगी और दोषपूर्ण माने जाते हैं। ठीक है, इतिहासकारों का मानना है कि इस पद्धति से जो भी ग्रंथ लिखे गए थे वो क्या है? अनुपयोगी और दोषपूर्ण माने जाते हैं। और जो सबसे पहले जिसने इस पद्धति को लिखा था, कौन सा पद्धति? वर्णानुक्रम पद्धति को सबसे पहले जिन्होंने लिखा था वह है डॉक्टर शिवसी सेंगर और गारसादा तासी। ठीक है, फिर हमारे आते हैं आगे चल के दूसरा क्रम आता है, दूसरी पद्धति
आती है कालानुक्रम पद्धति। इसमें कहा गया है जो कालानुक्रम पद्धति है, रचनाकारों का विवरण उनके समय के क्रम में दिया जाता है। रचनाकारों का जो विवरण है उनके समय के क्रम में दिया जाता है। रचनाकार के जन्म तिथि को आधार बनाया जाता है। जो रचनाकार हैं उनकी जन्म तिथि को आधार बनाया जाता है। मतलब रचनाकार का विवरण उनके समय के क्रम से दिया जाता है, रचनाकार के जन्म तिथि को आधार बनाया जाता है। जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्रबंधु, ठीक है। जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्रबंधु ने क्या किया था, कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया था। फिर आगे चल के आता है हमारा वैज्ञानिक पद्धति। कौन सी पद्धति आती है, वैज्ञानिक पद्धति। इस पद्धति में इतिहास लेखक पूर्णतः तटस्थ रहकर तथ्यों का संचरण करता है, ठीक है, संकलन करता है, मतलब इसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ है, संकलन करता है। इस पद्धति में इतिहास लेखक पूर्णतः तटस्थ रहकर तथ्यों का संकलन करता है। वह तथ्यों को क्रमबद्ध व्यवस्थित करके प्रस्तुत करता है। वैज्ञानिक पद्धति में वही होता है, विज्ञान क्या करता है, क्रमबद्ध करता है। कोई भी तथ्य हैं उनको पहले क्रमबद्ध करेगा फिर व्यवस्थित करेगा। वैसी वैज्ञानिक पद्धति में इतिहास लेखन की जो पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति, उसमें पहले तथ्य को क्या किया गया, क्रमबद्ध किया गया, फिर व्यवस्थित करके प्रस्तुत करता है। इस पद्धति में क्रमबद्धता तथा तथ्यों की पुष्टता अनिवार्य है, ठीक है। जो वैज्ञानिक पद्धति है इसमें पद्धति में क्रमबद्धता और तथ्यों की पुष्टता क्या है, अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद है वैज्ञानिक पद्धति को दोषपूर्ण। वैज्ञानिक पद्धति भी क्या है, दोषपूर्ण है, क्योंकि इतिहास लेखन तथ्यों से नहीं बल्कि क्या है, विश्लेषण की मांग करता है। तथ्यों की नहीं बल्कि किसकी मांग करता है, विश्लेषण की मांग करता है। अतः विश्लेषण क्या है, अनिवार्य है। वैज्ञानिक पद्धति को भी क्या माना गया है, इतिहासकारों ने दोषपूर्ण माना गया है, ठीक है। फिर आगे हमारे जो लास्ट पद्धति आती है वह आती है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति साहित्य के इतिहास लिखने में यह पद्धति सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध होती है। साहित्य का जो इतिहास है उसमें लिखने में यह पद्धति कौन सी, विधेयवादी पद्धति सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध होती है। इस पद्धति के जनक कौन है, इस पद्धति के जनक कौन है, फ्रेंच विद्वान है। कौन है, फ्रेंच विद्वान है, ठीक है। फ्रेंच विद्वान तेन माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, फ्रेंच विद्वान तेन माने जाते हैं। विधेयवादी पद्धति के जो जनक माने जाते हैं फ्रेंच विद्वान तेन माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, तेन माने जाते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति का प्रयोग किया। विधेयवादी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, रामचंद्र शुक्ल ने। और इस पद्धति के जो जनक है वो कौन है, तेन है, फ्रेंच विद्वान है जो तेन माने जाते हैं। उसके बाद रामस्वरूप द्विवेदी, कौन है, रामस्वरूप द्विवेदी बच्चन सिंह को प्रख्यात साहित्यकारों ने इस पद्धति में आगे बढ़ाया है, ठीक है। जो विधेयवादी पद्धति है उसके जो जनक हैं वो तो तेन माने जाते हैं, फ्रेंच विद्वान है वो। और जिन्होंने मतलब इस पद्धति को आगे सबसे पहले प्रयोग किया था वो है रामचंद्र शुक्ल। और आगे बढ़ाने वाले जो हमारे अन्य विद्वान हैं वो रामस्वरूप द्विवेदी हैं और बच्चन सिंह हैं, ठीक है। प्रख्यात साहित्यकारों ने इस पद्धति को आगे बढ़ाया। तो ये रहा दोस्तों हमारा हिंदी साहित्य का, ये रहा हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन और साथ में हिंदी साहित्य की लेखन पद्धति, ठीक है। हिंदी साहित्य की क्या है, लेखन पद्धति। हिंदी साहित्य की लेखन पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति होगी, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।